हाय गाइस, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ GOC। इसके अंदर पहले हम जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे लोन पेयर और पाई बॉन्ड का रेजोनेंस। ठीक है, इसके अंदर हमने सीखा था कि अगर हमारा जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में होता है या नहीं होता तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है। जैसे सपोज हमने दो एग्जाम्पल्स लिए। फर्स्ट केस में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है, ठीक है, ये लोकलाइज्ड है। जब ये रेजोनेंस में नहीं होता तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो मतलब इस नाइट्रोजन सेंटर के नाइट्रोजन के ऊपर 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है, तो टोटल हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई नाइट्रोजन की sp3। और क्योंकि जो नाइट्रोजन जो लोन पेयर है जैसे ऐसा ही है 2s2 एंड 2p3 है, क्योंकि लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में, तो लोन पेयर की भी अगर हम पूछेंगे लोन पेयर का जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, तो वो sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम सेकंड केस देखें, इसको पिंक पेन से या ऑरेंज पेन से दिखाते हैं, जो ये सेकंड केस है इसके अंदर जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है, सॉरी रेजोनेंस में जा रहा है। जब ये रेजोनेंस में जा रहा है तो ये क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। ऐसे कर कर एक तो ये पाई बॉन्ड में काउंट होगा। अगर इस मॉलिक्यूल में पूछें आपसे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो 4 पाई बॉन्ड्स हैं, दैट इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही है, इसमें हमारे 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जब ये पाई बॉन्ड बना रहा है, मतलब रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इसके ऊपर सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो मतलब ये sp2 है। और लोन पेयर का अगर पूछे कि लोन पेयर किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो वो अपना प्योर p में, क्योंकि लोन पेयर वाला जो ऑर्बिटल है वो हमारा हम हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो जो लोन पेयर है वो हमारा प्योर p में प्रेजेंट है। एक हमने ये देखा था कि रेजोनेंस जब भी कर सकता है लोन पेयर जब वो पैरेलल हो टू द पाई बॉन्ड्स। जैसे अगर ये है CH2 CH, यहाँ पे NH2, तो यहाँ का जो लोन पेयर अगर सपोज PZ में है और यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, इसे पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो ये इसके अगर प्लेन में होगा तो ही यहाँ पे जो लोन पेयर है वो यहाँ पे रेजोनेट करेगा। और अगर ये प्लेन में नहीं होगा, सेम प्लेन में, तो ये रेजोनेट नहीं करेगा। तो इतना हमने देख लिया, ये हमारा प्रीवियस क्लास तक का रिविजन था। अब आज की क्लास में हम आगे देखते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, अब बताओ यहाँ जो लोन पेयर प्रेजेंट है क्या वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। इसका आंसर कैसे देख सकते हैं, पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये किस प्लेन में है। क्या ये जो जिस प्लेन में है क्या वो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है टू द पाई बॉन्ड। जैसे अगर सपोज करो C है, यहाँ पे N है, यहाँ H है, यहाँ पे इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं PZ वाले ऑर्बिटल से बना होगा, एक पाई बॉन्ड है। सही है, तो अब जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा क्या वो PZ में प्रेजेंट हो सकता है। PZ तो ऑलरेडी हमारा पाई बॉन्ड बना रहा है, तो PZ में नहीं होगा। लोन पेयर या तो PX में होगा या फिर PY में होगा। यहाँ पे कहीं लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो ये PX में भी हो सकता है या फिर PY में भी हो सकता है। मतलब जिसमें भी हो वो परपेंडिकुलर क्या होगा, PZ के। मतलब लोन पेयर इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू पाई बॉन्ड, नॉट इन same plane, therefore no resonance। सही, अब तो हम इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगा सकते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर एक सिग्मा बॉन्ड है या कार्बन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड है या हाइड्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर प्रेजेंट है जो हाइब्रिडाइजेशन जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और एक तो पाया तो इन्वॉल्व ही नहीं करते हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इसका मतलब इसका 2 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर है, तो कितनी 3 हो गया टोटल। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी नाइट्रोजन की, और लोन पेयर जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो लोन पेयर का ऑर्बिटल भी कौन सा होगा, sp2। ठीक है, अब जैसे एक केस लेते हैं ये वाला। अब बताओ क्या यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है क्या वो रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसे पाई बॉन्ड बन रहा है,
यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, इनके बीच में एक पाई बॉन्ड है और इनके बीच में भी एक पाई बॉन्ड है। अगर सपोज ये सारे pz के ऑर्बिटल से मिलकर पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं पैरेलल, तो जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो कहाँ पर होगा? इसके परपेंडिकुलर, या तो px में होगा या py में होगा। तो क्या लोन पेयर पार्टिसिपेट कर पाएगा रेजोनेंस में? नहीं कर पाएगा। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ही नहीं होगी, रेजोनेंस तो होगी, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड एंड ये वाला पाई बॉन्ड तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाई टू पाई रेजोनेंस होगी। ठीक है, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, मतलब ऐसी रेजोनेंस होगी। ऐसा है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, दैट इज ये स्ट्रक्चर बनेगा N। ओह, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड C नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ गए, तो इस वाले कार्बन पे डेफिशिएंसी होगी, तो पॉजिटिव आया, फिर यहाँ चले गए, डबल बॉन्ड आया, फिर यहाँ पे जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो उठ के इस कार्बन पे चले गए, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया। तो ये रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगी, लोन पेयर यहीं पर रहेगा, लोन पेयर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। ठीक है, तो मतलब अभी तक हमने ये सीखा, कंक्लूजन ये निकला, एक तो कि जब भी हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड पर ऐसे, तो कभी भी लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस में। ठीक है, और दूसरा हमें ये पता लगा कि लोन पेयर या तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा होता है। मतलब एक ही चीज होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो रेजोनेंस भी कर रहा है और उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व भी करें, क्योंकि अगर वो रेजोनेंस कर रहा है तो मतलब वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा, जब डबल बॉन्ड बना रहा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते। मतलब साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, या तो लोन पेयर रेजोनेंस में होगा या फिर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा होगा। अच्छा, अब जैसे हमने नाइट्रोजन का केस देखा, ऐसा ही सिमिलर चलता है बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ भी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन होता है, जैसे ये वाला एक सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं ROH, इसके पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन की क्या होती है? 1s2 2s2 2p4, 2s2 और 2p4 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं। अब देखना है कि लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे, क्या हाइब्रिडाइजेशन रहती है ऑक्सीजन की, वगैरह वगैरह। तो जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, इसके अंदर तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है। जब रेजोनेंस नहीं हो रही है तो ऑक्सीजन के पास क्या है? दो तो सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, प्लस दो लोन पेयर है, तो टोटल 4। तो मतलब sp3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप है। पर जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा, अच्छा अब देखो, क्या ये दोनों यहाँ पे, ये तो हमें दिख रहा है कि रेजोनेंस होगी क्योंकि कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड। पर अब हमें ये देखना है, जैसे इसके यहाँ पे ऐसे है, इधर एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, सपोज कर लो pz से बना हुआ है, कि ये दोनों लोन पेयर्स रेजोनेंस में जाएंगे कि एक जाएगा, वो कैसे पता लगेगा? हम ये देख सकते हैं कि अभी हमने देखा इसका 2s2 2p4 होता है, जैसे कुछ भी ले लो। ठीक है, कोई एक ही तो हमारा लोन पेयर होगा जो pz में प्रेजेंट होगा। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि दोनों ही लोन पेयर pz में प्रेजेंट है, सही है। तो जो भी लोन पेयर pz में प्रेजेंट होगा वही तो इसके पैरेलल होगा और वही तो रेजोनेट करेगा। दूसरा लोन पेयर हो सकता है px में हो या तो हो सकता है py में हो। ठीक है, तो दूसरा लोन पेयर विल नॉट पार्टिसिपेट, सिर्फ एक ही लोन पेयर होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो जैसे ऐसा स्ट्रक्चर है, एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा होगा और ऐसा बना रहा होगा, यहाँ नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और एक लोन पेयर बच रहा होगा। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? एक सिग्मा इधर, ये तो एक पाई है, एक सिग्मा इधर, और एक लोन पेयर है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो मतलब 2 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर इसके पास बच रहा है, तो 3। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और एक लोन पेयर जो है वो sp2 ऑर्बिटल में है, और दूसरा लोन पेयर जो है वो प्योर p ऑर्बिटल में जो रेजोनेट कर रहा है, प्योर pz ले लो जैसे सपोज। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं ऐसे, लोन पेयर
प्रेजेंट ऑन पाई बॉन्ड, मतलब ऐसा, यहाँ पे कोई भी आइटम है, यहाँ पे अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। रीजन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और जब लोन पेयर विल नॉट पार्टिसिपेट in resonance, then we have to include lone pair in hybridization। सही है। अब हमारा लोन पेयर टू पाई बॉन्ड रेजोनेंस वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम देखेंगे कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज की रेजोनेंस। वैसे तो बिल्कुल ही सिमिलर है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा, पर फिर भी देख लेते हैं। जैसे अगर ऐसा मॉलिक्यूल है CH2, जहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगी? ये मत सोचना कि नेगेटिव आ गया तो अब क्या होगा, बिल्कुल ही सिमिलर चलेगा, जस्ट लाइक लोन पेयर्स। ये इधर शिफ्ट होएगा और ये इधर शिफ्ट होगा, स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा किसी भी चीज का। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बताने में भी हेल्प करता है। जैसे अगर आपके पास एक दूसरा भी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऐसा है CH2 नेगेटिव। अब अगर हम स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को कंपेयर करें, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था और ये सेकंड है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव है वो डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब वो एक कार्बन पर सारा चार्ज फिक्स नहीं है, वो अपना नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को और कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वन, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है। जब यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो ये कम स्टेबल होगा, मतलब 1 इज मोर स्टेबल दैन 2। देखो इसकी एक दूसरी एप्लीकेशन ये भी है कि जैसे ये है, ठीक है, या हमारे पास ये कंपाउंड है, एक H है और यहाँ एक नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे कितने पाई, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर? ये हमें पता है ये पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो इसको, इस वाले लोन पेयर को हम पाई में काउंट करेंगे। तो टोटल कितने हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 and 3 मॉल्स है, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एरोमेटिक होगा, क्योंकि एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर n 1 है तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये एरोमेटिक है। ऐसे ही अगर हम इस वाले में देखें तो ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो सेकेंड वाला कंपाउंड भी एरोमेटिक है। ये इसकी सेकेंड एप्लीकेशन भी हम यहाँ पे देख रहे हैं साथ साथ। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमको 3 मॉलिक्यूल्स दे दिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल ये है, सेकंड मॉलिक्यूल ये है एंड थर्ड मॉलिक्यूल ये है। अब आपको कंपेयर करनी है इनकी स्टेबिलिटी। तो कैसे कंपेयर होगी? वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक रेजोनेंस पॉसिबल है, इस केस में नो रेजोनेंस, और इस केस में हमारी लॉन्ग कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस हो रही है। सही है, मतलब ऐसा, जैसे फर्स्ट अगर रेजोनेंस हमने दिखाई तो ऐसा बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ऐसे ही है नेगेटिव। फिर ये फर्दर रेजोनेंस में जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव, फिर ये इधर वापस रेजोनेंस में आएगा। एक ऐसे लॉन्ग चेन रेजोनेंस चलती रहेगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। वैसे भी हम देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? अभी हमने देखा ऊपर ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सेम मॉलिक्यूल ही बनाया है, ये रहा, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो हमारा अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो क्या हो जाएगा? ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा बहुत ज़्यादा स्टेबल, सेकंड नंबर पे ये आएगा और थर्ड नंबर पर ये वाला आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस दिख सकते हैं हमारे, अगर जेई का पेपर देख लो या IIT JAM का पेपर देख लो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होती है कार्बन आयन की। ऐसा नहीं है कि तुम जेई दे रहे हो तो बहुत मुश्किल पेपर आएगा, बहुत आसान पेपर आता है, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। देखो जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ नेगेटिव दे दिया और यहाँ नेगेटिव दे दिया, बताओ कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है?
तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जो कार्बन आयन है वो रेजोनेंस में है, लेकिन यहाँ पे कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अगर तो यहाँ पाई बॉन्ड होता, यहाँ डॉटेड से दिखा देती हूँ, अगर यहाँ पाई बॉन्ड होता तो हो सकता था ना यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस, पर यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रेजोनेंस है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कार्बन आयन से रिलेटेड। अच्छा, अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, येलो पेन से लिखते हैं, यहाँ पे है N, यहाँ पे भी है NH2। अब आपको बताना है कि दोनों के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, कौन से लोन पेयर रेजोनेंस में है और कौन से नहीं है। अगर हम ऊपर वाला लोन पेयर देखें, ये वाला, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हम देख सकते हैं ये सेम प्लेन में है, ये हो सकता है PZ में हो और ये भी हमारे PZ से ही बने हुए हो पाई ऑर्बिटल्स, तो ये रेजोनेंस कर सकते हैं। तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, बस 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp2। अब अगर नीचे वाला हम लोन पेयर देखें, नीचे वाले नाइट्रोजन पर इधर, तो ये पाई बॉन्ड के एटम के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, वो उसका रीजन अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि यहाँ पे जो पाई ऑर्बिटल्स होंगे, अगर ये PZ में है तो लोन पेयर पक्का हमारा परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा PX वगैरह में, मतलब पैरेलल प्रेजेंट नहीं है, तो ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। जब ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो क्या होगा कि ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि रेजोनेंस में नहीं जा रहा तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेंगे। इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं इस नाइट्रोजन पर, 1 सिग्मा, ये पाई है, ये सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो मतलब 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर है जो हाइब्रिडाइजेशन में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, टोटल 3। तो sp2 हाइब्रिड, मतलब दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर वाला जो ये नाइट्रोजन है इसके अंदर लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं किया। नीचे वाले में रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, हमने इसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व किया है। अगर हम दोनों ही एटम्स पर नाइट्रोजन की पोजीशन देखें कि कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इस केस में हमारा नाइट्रोजन जो है वो प्योर P में प्रेजेंट है, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है और अलग ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा प्योर P में। लेकिन नीचे वाले केस में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं ये हमारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, sp2 इनकी पोजीशन होगी ऑर्बिटल की, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C पर नेगेटिव और दूसरी साइड है कार्बन PH इज फेनाइल रिंग, ओके। एक PH को खोल के लिख लेते हैं, ऐसा होगा। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो हर किसी को देखने से क्या लगेगा कि ऑब्वियसली यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस में नहीं है, पर यहाँ पे रेजोनेंस में है, और वो भी 3 फिनाइल के साथ रेजोनेंस में है, तो देखने से लगेगा आपको ये स्टेबल है, बट ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि उसी ऑर्डर में चेक करनी होती है। सबसे पहले आपको देखना होता है जितना साइज बड़ा, साइज इंक्रीजेस तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब साइज ऑफ कार्बन आयन। इसका अगर एग्जांपल है कि अगर सल्फर पर नेगेटिव है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो सल्फर पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है तो वो नेगेटिव को ईजिली, मतलब उस पर जो नेगेटिव है वो बहुत अच्छे से डिस्पर्स हो पाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, भले ही यहाँ पे रेजोनेंस हो या ना हो, ठीक है। सबसे पहले साइज देखेंगे, सेकेंड देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अगर जैसे नाइट्रोजन पर नेगेटिव है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो हमेशा ऑक्सीजन पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, चाहे भले ही ऐसा कंडीशन क्यों ना हो कि यहाँ पर तो हमारा रेजोनेंस हो रहा है, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। चाहे यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, जब भी हमारा ऑक्सीजन पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड कंडीशन है रेजोनेंस चेक करेंगे। अगर फर्स्ट एंड सेकेंड हमारी अप्लाई नहीं हो रही तो ये रेजोनेंस चेक करेंगे। ये देख चुके हैं कि जितना रेजोनेंस ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टेबल। फोर्थ कंडीशन हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट अभी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे वीडियोस में आगे फर्दर देन हम देखेंगे। तो इस वाले एग्जाम्पल में जो मैंने पर्पल से लिखा था, इस क्वेश्चन के अंदर
यहाँ पे जो कार्बन है ये sp हाइब्रिड कार्बन है। क्यों? क्योंकि एक सिग्मा है और एक लोन पेयर है। लोन पेयर यहाँ पे नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, तो एक सिग्मा और एक लोन पेयर मिला के 2, मतलब sp हमारा इसकी हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की। लेकिन इस केस के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये तो रेजोनेंस में जा रहे हैं तो इसको काउंट नहीं करना, तो इस वाले कार्बन पर सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब अगर हम देखें sp और sp2 में से कौन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp जो होता है, sp के अंदर परसेंटेज s कितना है 50%, और sp2 में परसेंटेज s कितना है 33.3%। जितना परसेंटेज s ज़्यादा उतना न्यूक्लियस के ज़्यादा पास और उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो sp इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस केस में क्योंकि हमारा देखो साइज का फैक्टर नहीं लग रहा, कार्बन नेगेटिव है, यहाँ पे भी कार्बन नेगेटिव है, दोनों सेम साइज के। सेकेंड कंडीशन लग रही है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, sp वाला इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर उतना ही ज़्यादा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल दैन द सेकेंड मॉलिक्यूल। चाहे यहाँ पे रेजोनेंस है पर रेजोनेंस इज द थर्ड फैक्टर, पहले सेकेंड फैक्टर से ये जीत गया। तो आज इतना ही पढ़ते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो आई विल कंटिन्यू फर्दर इन द थर्ड वीडियो। थैंक यू।